हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब हम कंडक्टिविटी के बारे में जानते हैं, हम रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ये हमने फिजिक्स के भी यहाँ पे पढ़ी हैं। अब हम केमिस्ट्री के इस पर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन चीज़ें वही हैं जो आपने फिजिक्स में पढ़ी हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले यहाँ पर को बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ओके, तो बात करते हैं रेजिस्टेंस आर की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ। ये क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी टू द करंट फॉलोइंग। अब होता क्या, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। हम पढ़ते हैं वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो यहाँ पर को जो आर है, आई किसका होता है, रेशियो आपका पोटेंशियल, और किसका होता है, करंट का रेशियो होता है। ठीक है ना, और आर को किससे, आर मतलब क्या यहाँ पर को रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो ये क्या है, मेटल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कंडक्टर का होता है, जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं आपका। ठीक है, कंडक्टिविटी का अपोजिट कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगला इसमें वर्ड आता है कंडक्टेंस, जिसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा होगा। मैंने आपको बोला रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। तो कंडक्टेंस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर। ठीक है ना, तो जो आपका आर यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा कर देंगे तो आएगा आई अपॉन वी, यानी कि बात निकल यहाँ पर को निकल के आ जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस। ठीक है, अगला इसके अंदर एक और वर्ड आता है, इसे बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, रो। तो रो क्या है यहाँ पर को, तो देखिए रो है द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, यानी कि एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना, तो यहाँ से आता है जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका, क्या होता है, एल अपॉन ए के। ठीक है ना, यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, रिवर्स, यानी कि इनवर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या लगता है, रो। तो क्या बना, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर को जो रो होता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो या रेसिस्टिविटी के अंदर भी आता है। ठीक है ना, इसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो पी इज कॉन्स्टेंट एंड कॉल रेसिस्टिविटी है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले तो वो रेसिस्टिविटी है, या रेसिस्टिविटी बोले तो भी ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही है। ठीक है ना, अगर एल की वैल्यू 1 कर दें, ए की वैल्यू भी 1 कर दें, तो जो आपकी रेसिस्टिविटी होती है वो किसके बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, ये आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, आपने फिजिक्स में भी ये चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, thus the specific resistance may be defined as the resistance of a conductor of a unit length and unit area of cross section। तो अगर आप बोल रहे हैं, आप जो दिख रहा है आपको रो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आप यहाँ से रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आप यहाँ से रेसिस्टिविटी भी बता सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये सब एल और ए की वैल्यू 1 1 हो जाएंगे तो रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस की जस्ट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक और नए टर्म आता है, इससे बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है ना, जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसे हम बोलते हैं कापा, के दिख रहा है यहाँ पर को स्मॉल के, ये कापा बोला जाता है। तो यहाँ पर को इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आपका जो आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेसिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है हमारा क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है ना, जो आपने निकाला यहाँ पर को रो का जस्ट उल्टा होगा ये, और इसे बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा क्या है, वो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। द एबव डेफिनेशन अप्लाई टू मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो भी डेफिनेशन हम देख रहे हैं, चाहे हमने रेजिस्टेंस की पढ़ी, रेसिस्टिविटी की देखी, कंडक्टेंस की देखी, या रेसिस्टिविटी की देखी, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की देखी, तो ये सब क्या होता है, कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ये बोल रहा है इन द केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सॉल्यूशन इन द टू द फ्लो ऑफ करंट इज। अगर देखिए इसमें कोई चीजें कैसे निकली होंगी, देखिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल के होता है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ रखिए, एक इलेक्ट्रोड यहाँ रखिए, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंडली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन जो एरिया जो इलेक्ट्रोड के होते हैं उसके उस क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम बोलेंगे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है ना, तो अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ लेंगे तो क्या बन जाता है, हमारी बन जाता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब फिर क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दे तो क्या लग जाता है, रो। तो इस रो को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो कंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, अब कंडक्टेंस यहाँ से निकालना होगा। मैंने क्या बोला है, कंडक्टेंस क्या होता है, वो क्या होता है आपका अभी बात निकल के आए, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है।
है। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा, रो एल। ठीक है ना, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन रो इक्वल टू क्या होता है, कापा। अभी हमने देखा इसे कापा के बराबर होता है। तो यहाँ पर को कापा की वैल्यू क्या निकल सकती है, सी एल अपॉन ए। ठीक है ना, आप इसे जब करेंगे, इसे आप कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपके न्यूमेरिकल वाले एरिया जाते हैं, कहीं पर आपको मान न्यूमेरिकल पूछ दिया, या कभी एक नंबर में कभी आपका ये आ गया कि कापा का फॉर्मूला क्या होता है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस में कंडक्टेंस क्या होता है, ये चीजें जब आती हैं तो वहां पर कोई समझना होता है हमें। ये कह रहा है एल इक्वल टू 1 कर दो, ए इक्वल टू 1 कर दो, तो कापा जो होता है वो कंडक्टेंस के ठीक बराबर हो जाता है। अगर ये दोनों एक जैसी हो जाएंगी, 1 1 कर देंगे, यूनिटी के बराबर कर देंगे, तो आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टेंस के इक्वल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं, अगर एल की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 कर देंगे, जो आपका कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल हो गया, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो कापा किसके हो जाएगा, कंडक्टेंस के सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ये केसेस हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस के। हियर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इसकी डेफिनेशन भी दी गई है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। उसे कैसे डिफाइन करेंगे, कह रहा है द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट की जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो सॉल्यूशन होता है, जो उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका जो कंडक्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन भी आपकी, ठीक है ना, ये कुछ टर्म भी थे आपके। इससे हमने देखा बहुत बार आपको कंडक्टेंस को आपकी बुक्स में जी से भी दिखाया होगा, मैंने यहाँ पर आपको सी से बता दिया है। सी से समझना थोड़ा इजी है, इस वजह से यहाँ पर को मैंने आपसे सी से बता दिया है। ये इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस के क्या है पार्ट है, रेजिस्टेंस ये है, कंडक्टेंस ये हमें आनी चाहिए। जब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, रेसिस्टिविटी की बात करते हैं, तो ये चीजें इस पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। ओके, अब जो कंडक्टिविटी का टर्म निकल के आता है, कंडक्टिविटी आप जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी के अंदर हम अपोजिट देखते हैं तो इंसुलेटर भी होते हैं, और मिडिल में आते तो हम सेमीकंडक्टर भी होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे हमारे कुछ मेटल्स हैं या एलॉय हैं, अगर उनकी क्या होती है, उनकी लार्ज कंडक्टिविटी होती है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट और सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, वो भी क्या होते हैं, उन्हें भी हम इलेक्ट्रॉनिकली क्या बोलते हैं, वो कंडक्ट करते हैं, तो उन्हें भी हम एक कंडक्टर के रूप में लेते हैं। ठीक है ना, जैसे ग्लास है आपके, ग्लास टाइप के जो आपके सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, उनकी कंडक्टिविटी लो होती है, इसलिए उनको इंसुलेटर बोला जाता है। और जिनकी कंडक्टिविटी ना तो लो होगी ना हाई होगी, यानी कि जो मीडियम के होंगे उन्हें सेमीकंडक्टर बोला जाता है। जैसे कि सिलिकॉन है या गैलेनियम है, आर्सेनिक होते हैं। ठीक है ना, क्या कंडक्टिविटी होती है, इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक है ना, अच्छा, और जैसे सर्टेन मेटल्स आपके होते हैं उन्हें सुपर कंडक्टर भी कहा जाता है। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है उनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, उनकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है। ठीक है ना, वो जीरो रेजिस्टिविटी वाले होते हैं। और इनफाइनाइट, और उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, उनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है। कोई आपसे पूछेगा, आप बोलेंगे इनमें रेजिस्टेंस जीरो होता है और उनकी जो कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट होती है, तब उन्हें क्या बोला जाता है, सुपर कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे मेटल्स भी यहाँ पाए जाते हैं जो सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ थे कंडक्टिविटी के बारे में। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि आपका मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, और हर एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर भी डिपेंड करेगा आपकी कंडक्टिविटी। और टेम्परेचर, अगर क्या करेंगे, डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो ये चीजें क्या होती हैं, डिक्रीज होती जाती हैं। तो कुछ बातों पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले जो इन्फ्लुएंस है, जो उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से टर्म है। पहला है इंटरआयनिक अट्रैक्शन। इफ इंटरआयनिक अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट इज मोर देन द कंडक्टिविटी विल बी लेस। अगर इंटरआयनिक आपका अट्रैक्शन क्या है, सॉल्यूट का बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा है, जो कंडक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है ना, सेकेंडली पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। इफ द सॉल्वेंट इज ग्रेटर पोलराइज्ड देन द आयनाइजेशन एंड कंडक्टिविटी विल बी मोर। अगर क्या कर रहा है, इफ द सॉल्वेंट इज ग्रेटर पोलराइज्ड, अगर आपका सॉल्वेंट ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, पोलराइज्ड हो रहा है, पोलर के फॉर्म में आ रहा है, तो देन द आयनाइजेशन एंड कंडक्टिविटी, उसकी आयनाइजेशन की पावर और कंडक्टिविटी की पावर भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, अगर आप मीडियम की विस्कोसिटी को बढ़ा रहे हैं, द कंडक्टिविटी डिक्रीज, तो कंडक्टिविटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो आपने बना रखा है उसका आप क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज जो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड ऑल टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस
डिक्रीज, और जितने भी टाइप के अट्रैक्शन फोर्स होंगे डिक्रीज होंगे। हमने पहली बार पढ़ा है अगर अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते तो कंडक्टिविटी कम होती है, अगर यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और क्या होगा, अट्रैक्शन डिक्रीजेज एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम ऑल्सो डिक्रीजेज, और विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही तो वो भी क्या करेगी, कंडक्टिविटी को बढ़ाएगी। तो यहाँ पर कोई ये चीजें निकल के आ रही हैं। अब एक टर्म यहाँ से एक और टर्म आता है, हम पढ़ लेते हैं अभी आगे। हम जब हम एक लॉ पढ़ेंगे इसी के आगे, कॉलरॉज लॉ, तो वहां पर को काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर को लिखा है डाइल्यूशन। पहले हम डाइल्यूशन को समझ लें, डाइल्यूशन होता क्या है। The degree of ionization increases with the increase of dilution of the solution. The conductivity is increased due to the increasing the number of ions. होने के लिए ये फैक्टर, ये डायल्यूशन वाला फैक्टर भी क्या करता है, कंडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है। लेकिन डायल्यूशन का हम जो सिंपल वर्ड लेते हैं, क्या लेते हैं कि हम वाटर की मिक्सिंग करने को हम क्या बोलते हैं, डायल्यूट करना। जैसे हम कोई एसिड है, हम क्या करें, वाटर की मिक्सिंग करें तो हम कहते हैं ये डायल्यूट हो गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ डायल्यूशन। आयनाइजेशन इंक्रीज होगा अगर क्या करेंगे आप, डायल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि डायल्यूशन के इंक्रीज होने के साथ क्या होगा, आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी इंक्रीज होगा। ऑफ द सॉल्यूशन द कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज, कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, कह रहा है कंडक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ डायल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, क्या होगा, विद द इंक्रीज ऑफ, जैसे जैसे डायल्यूशन आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा सॉल्यूशन का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर सॉल्यूशन डिक्रीज है, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपके आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के पर क्यूब में जो सॉल्यूशन होंगे उनके जो आयंस होंगे वो भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है ना। और इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ पर वो कुछ टर्म निकल के आएंगे, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब ये अभी हमने पढ़ना है वन बाय वन, इस चीज को समझेंगे हम। इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डायल्यूशन, ये चीजें क्या होती है, डायल्यूशन के साथ इंक्रीज होती हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज विद डायल्यूशन, क्योंकि डिग्री ऑफ जो आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो भी क्या होता है, बढ़ता है उसके कारण। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इस टर्म को भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि डायल्यूशन करने के साथ ये चीजें क्यों बढ़ती हैं। ओके।